तराजिम हो चुके हैं। और लेकिन जो डॉक्टर रफ़ीक अंसारी साहब ने तर्जुमा किया है, फ़ारसी नस्र का तर्जुमा उर्दू नस्र में और फ़ारसी नज़्म का तर्जुमा उर्दू नज़्म में करना किया, और अहलियान अदब को ये कीमती तोहफ़ा अता किया। उनका ये काम साल साल की मेहनत कर दी जाए, जैसे अभी आपने बताया आप 14-15 साल उनको लगे पहले पढ़ना और फिर पढ़कर उसका तज़िया करना और फिर उस पर लिखना, पहले गुलिस्तान और बोइस्ता का गहरा मुताला, फिर उसकी हिकमत और उसकी फ़जीलत और उसकी अहमियत पर गौर व गौस करना, उन हिकायात में जो पिन्हा पैगाम है उस पैगाम को उर्दू में मुंतकिल करना कोई आसान काम नहीं था। क्योंकि शेख सादी की शख्सियत जो है कोई एक आम आदमी की शख्सियत नहीं है कि हम और आप शेर कह रहे हैं, हम अपनी सतह पर ज़हनी सतह पर जाकर वो बात कर रहे होते हैं, लेकिन शेख सादी का एक मकाम जो मर्तबा है उस सतह पर पहुँच कर उसको उन्होंने उनको मुंतकिल किया, उनकी फ़िक्र और सोच को, तो ये एक मुश्किल काम था। उन्होंने उसको बहुत ही आसान बनाया और अपनी ज़िंदगी में शेख सादी की चूँकि, और ये काम वही शख्स कर सकता है जो अपनी ज़िंदगी में भी शेख सादी की अपनी ज़िंदगी से मुतासिर हो और वो ख़ुद भी उनके रास्ते का राही हो। तो यकीनन तौफ़ीक अंसारी साहब ने जो इस काम का इंतखाब किया, तो ये इस बात की दलील है कि वो शेख सादी की अपनी ज़िंदगी से मुतासिर थे और चाहते थे कि अमली तौर पर इंसान की पूरे अमल में तब्दीली पैदा हो और बनी नौ इंसान दुनिया का किसी भी हिस्से में इंसान रहता हो वो इंसानियत के मर्तबे पे फाइज हो और उसके अंदर वो औसाफ पैदा हों जिससे दुनिया को फ़ायदा पहुँचे, वो दुनिया के लिए नुकसान का बायस बनने के बजाय दुनिया के लिए फ़ायदे का सबब बने। तो शेख सादी की ज़िंदगी किसी आम इंसान की तरह रोज़मर्रा के मामलात और फ़िक्र जहाँ रोज़गार ज़माना, शेख सादी की ज़िंदगी किसी आम इंसान की तरह रोज़मर्रा के मामलात, फ़िक्र जहाँ, रोज़गार ज़माना और गर्दिश दौरा तक ही महदूद नहीं थी, बल्कि उन्होंने एक आलम दीन की तरह इल्म व अमल में तवाज़ुन के साथ साथ ज़िंदगी बसर की थी और पूरी इंसानियत के लिए एक ऐसा तख्लीकी सरमाया उन्होंने छोड़ा था जो उन्हें ज़िंदगी में एक अच्छा इंसान बनने के रास्ते पर एक इंसान को गामज़न कर सकता है, बल्कि पूरी बनी नौ इंसान को गामज़न कर सकता है। शेख सादी ने 11 बरस की उम्र में कुरान हिफ्ज़ कर लिया था और फिर उसके बाद मंतक, फ़लसफ़ा, रियाज़ी, फ़िक़्ह, हदीस और दीगर तालीमात के लिए उन्होंने जो था वो मदरसे को मदरसों में जब उन्होंने राब्ता किया, मदरसे में तालीम हासिल करने के लिए जब वो गए तो तकरीबन 30 बरस तक वो इल्म हासिल करते रहे। 30 बरस इल्म हासिल करना कोई आसान काम नहीं होता और जिसकी बदौलत आपकी शख्सियत में ऐसी तब्दीली रूनुमा हो गई थी कि दूर दूर तक आपके औसाफ़ हमीदा के तस्करे होने लगे थे और आपने अपना पहला हज तो अपने वैलदैन के साथ किया था, लेकिन उसके वो नौमरी में हुआ था। उसके बाद आपने 14 हज पाप अदा किए, यानी पैदल आपने वो हज किए। ये ज़ोहद व तक़वा, जज्बा शौक़ और अल्लाह की मोहब्बत आपकी रगो पै में जिस तरह से उतरी हुई थी कि आपकी अक्सर रातें इबादत में गुजरा करती थीं और आप दानाए मशरिक़ के बुलबुल शिराज़ के अलकाबाद से पुकारे जाते थे। तो ये सारी चीज़ें इब्तिदा में जैसा कि है कि आप मक्का से हिजरत करके फिर आप मक्का से हिजरत आपने की, फिर शिराज में सुकूनत आपने अख्तियार की और जहाँ तक सयाहत का शौक़ है तो वो जैसे अपने बतूता के बाद कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा अगर किसी ने सयाहत की है तो वो उसमें शेख सादी का नाम जो है वो आता है और उनसे बड़ा सयाह हमें कोई और नज़र नहीं आता। तो ये बच्चा, किसी को इल्म नहीं था कि 800 बरस साल गुजरने के बाद भी ये बच्चा जो है वो दुनिया में इस तरह से याद किया जाएगा और ता क़यामत इस बच्चे ने ऐसा काम कर देना है कि ता क़यामत जो है वो इंसानियत के काम आता रहेगा। और आप जो थे आलमी शहरत याफ्ता ना सिर्फ सय्यद थे बल्कि मुफ़क्किर थे, दानिश्वर थे, शायर थे, अदीब थे और आपने अपना नाम जो था वो गुलिस्तान व बोस्तान की बदौलत ही आलमी सतह पर जो है वो पहचान अपनी करवाई थी। आपने गुलिस्तान व बोस्तान की आपने जो तख्लीक की, आपकी शहरत बामे अरूज पे जा पहुँची और कराची में आपकी गुलिस्तान व बोस्तान का में कुरान महल ने इसे शाया किया। तो मैं यहाँ ये तज़किरा करूँ, जब मैं ये मज़मून लिख रही थी और बात कर रही थी, मेरे शौहर मेरे साथ यहीं बैठे हुए थे, तो मैं आपको यहाँ भाई ये बात बताती चलूँ कि कराची में गुलिस्तान व बोस्तान जब कुरान महल ने शाया की तो इसकी किताबत फ़ारसी में मेरे शौहर मोहम्मद इकबाल ने की थी। जब ये मज़मून लिख रही थी तो मेरे शौहर फ़ौरन उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें पता है इसकी किताब मैंने की, गुलिस्तान बोस्ता की, ये ताजमहल ने करवाया था, यहाँ से शाया हुई थी। मैंने कहा अच्छा तुमने की है? कहने लगे हाँ मैंने की थी। तो और भी उन्होंने बहुत सी नामवर किताबें हैं जो उन्होंने तराजिम भी किए हैं और लिखी भी है मेरे शौहर ने अपने हाथ से। तो ख़ास तौर पे गुलिस्तान बोस्ता का भी जिक्र जब उन्होंने किया तो मुझे बहुत खुशी और फ़ख्र महसूस हुआ कि मेरे शौहर का भी इसमें वो थोड़ा सा हाथ है। शायद ये सादत उनकी किस्मत में थी मेरे शौहर की भी कि वो इसको पढ़ते समझते और फिर इस किताब को शाया करने के लिए
جو ہے وہ اس کو اپنے ہاتھ سے تحریر کرتے. تو آج ہم توفیق انصاری صاحب کی کتاب گل بو پر جب بات کر رہے ہیں تو مجھے یہ کہنے میں کوئی بات نہیں ہے کہ شیخ سعدی کی تصنیف کا جب بھی ذکر نکلے گا تو تاریخ ادب میں توفیق انصاری اپنے اس اہم کام کے سبب ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے. یہ بات آپ پہلے بھی کہہ چکے ہیں اور بے شک یقیناً وہ یاد رکھے جائیں گے. کام ہمیشہ زندہ رہتا ہے. اور آپ نے جن مختلف حکایات کے تراجم نظمیہ پیرائے میں کیے ہیں ان کے معنی اور مفہوم میں ذرا بھر بھی فرق نہیں ہے، بلکہ حرف بحرف وہی فکر آپ نے شعری صورت میں ہو پیش کر دی ہے. مثلاً سعدی جب ایک فارسی مصرے کو جس کا حاصل کلام یہ ہے کہ جب دوست مہربان ہو تو دشمن کیا کر سکتا ہے، تو ڈاکٹر توفیق نے اس کا منظوم ترجمہ اس طرح کیا: مہرباں دوست اگر ہو جائے بال بیکا نہ کرے گا دشمن. تو حاسدین کے بارے میں سعدی کی بالکل سیم وہی فکر ہے جو انہوں نے ہم تک پہنچائی. اور حاسدین کے بارے میں جب سعدی کی فکر کا ترجمہ توفیق صاحب نے کیا تو وہ کہتے ہیں یہ ممکن ہے کسی انسان کے دل کو نہ توڑوں میں، مگر حاسد کو اس کی آگ میں بس حاسد کو اس کی آگ بس یوں ہی جلائے گی. اے حاسد سن، تیرے جلنے سے اچھا ہے تیرا مرنا، کہ اس تکلیف سے بس موت ہی تجھ کو بچائے گی. اور بہت شکریہ. بس 2-3 اشعار میں ان کے لیے میں نے فی البدی اسی وقت کہے تھے. مجھ سے افضال صاحب نے کہا کہ آپ کچھ کہہ دیجئے تو بس وہ میں کہہ دیتی ہوں. ہمیں تو ان کی نگارش بہت پسند آئی. ڈاکٹر توفیق انصاری صاحب بہت بہت آپ کو مبارک ہو. ہمیں تو ان کی نگارش بہت پسند آئی. ہمہ صفت متنوع ہے ان کی شخصیت، کتاب ان کی خزانہ ہے ذہن انسان کا، اثر ہے لفظوں میں انداز میں بھی ہے ندرت. بیان کرتے ہیں نقطے سبھی دلیل کے ساتھ کہ باتوں باتوں میں سمجھاتے ہیں ہر ایک بدت. بیان کرتے ہیں تحقیق و تجربے سے یہ بات، دراصل ایسی کتابوں کی ہے بہت حاجت. ضرورت آج ہے اس نوع کے ادیبوں کی، ضرورت آج ہے اس نوع کے ادیبوں کی، ہے الجھنوں میں بہت ہی گھری ہوئی خلقت. بے شک ہمیں ایسے ہی ادیبوں کی ضرورت ہے. اور یہ کام توفیق انصاری صاحب نے کر کے ایک رہنمائی ہمیں مہیا کی ہے اور ہماری توجہ اس طرف مبذول کرائی ہے کہ ہم میں سے بیشتر جو ادبا اور شعراء اور محقق اور نقاد ہیں وہ بھی ان ایسے کاموں پر توجہ دیں اور ایسے کام ضرور کریں. بہت شکریہ، بہت نوازش، بہت محبت.